हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति करें, यही कामना है हमारी। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज आप सभी व्रत होंगे, आप सभी का आज फास्ट होगा। कोई बात नहीं, हम व्रत रखेंगे, कुछ नाश्ता पानी तो आपने किया ही होगा। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पढ़ना भी ज़रूरी है और ये पूजा पाठ भी ज़रूरी है। तो हम व्रत भी रखेंगे और थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेंगे। क्यों? उसके बाद तो अब जगहों-जगहों पर जगराते वगैरह भी होंगे, तो आप सब उसमें भी बिज़ी रहेंगे। लेकिन इस बिज़ी समय में से भी आपको थोड़ा-सा समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके कभी भी हो सकते हैं, ये आप सभी को पता है। तो हम पढ़ते हैं अपने जो कल के हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसी के आगे हम बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि कल हमने स्टार्ट किया था टाँकों के बारे में पढ़ना। उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कढ़ाई के टाँकों के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो कल टाँकों के बारे में चर्चा किया था, वो किया था हमारे जो सिलाई के टाँके थे। आज उसी सीरीज़ में हम देखेंगे कढ़ाई के टाँकों के बारे में। आपको पता ही है कि कढ़ाई भी एक कला है, जैसे कि हमें पता है सिलाई एक कला है, उसी प्रकार से कढ़ाई भी एक कला है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही ये कला प्रचलन में है। गृहिणियों के जो गृह के वातावरण को आकर्षण सुंदर बनाने के लिए कला की आवश्यकता होती है। अगर कोई गृहिणी है, वो कला में निपुण है, यानी कि कढ़ाई में निपुण है, तो वो अपने वस्त्रों पर अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर डिज़ाइन बनाकर अपने वस्त्रों को और भी आकर्षक बना सकती है। सिर्फ़ वस्त्र ही नहीं, जैसे पर्दे हो गए, जो आपके अपहोल्स्ट्रीज़ होते हैं, वो हो गए, या फिर साड़ियों पर हो गए, फ्रॉक हो गए, कहीं पर भी मेज़पोश हो गए, पलंग-पोश हो गया, इन सभी पर वो कढ़ाई करके इनको और भी सुंदर, आकर्षक बना सकती है। आज भी इस हस्त कौशल का फैशन की दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे जैसे जो हम वस्त्र खरीद कर लाते हैं, मशीन से जो कढ़ाई की जाती है वो, और अगर कोई हाथ से कढ़ाई कर रहा है, उस कला में कढ़ाई की कला में निपुण है, तो आप देखेंगे जो हाथ से कढ़ाई की जाती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं होता है। ये जो आपकी हस्तशिल्प कला है, इसमें आपका कोई तोड़ नहीं होता है। ये मशीन से भले ही आजकल बहुत कम समय में बहुत अधिक कर दिए जाते हैं कढ़ाई, लेकिन जो हाथ से कढ़ाई की जाती है उसका टक्कर कोई नहीं दे सकता है। मतलब इतना मनमोहक, इतना सुंदर, इतना आकर्षक बनाया जाता है कि हर व्यक्ति उस कढ़ाई का लुभावना होता है। वो अपनी तरफ कढ़ाई लोगों को खींचती ही खींचती है। तो कढ़ाई के विभिन्न टाँके जो होते हैं, विभिन्न टाँके जब रंगीन धागों के प्रयोग से बनाए जाते हैं, तो जो उसपे नमूने बनते हैं, वाक़ई वो देखने लायक होते हैं। इसी में आप सीधा, टेढ़ा कोई भी रेखाओं का प्रयोग करके आप चित्र बनाते हैं या नमूने बनाते हैं, जो कि सुंदरता में वृद्धि करती हैं। हम यहाँ बात करेंगे कढ़ाई के टाँकों के बारे में, ठीक? तो पाश्चात्य सुंदरता में पाश्चात्य देशों में सुंदर तथा हल्की-फुल्की कढ़ाइयों का प्रचलन है। जब आप पाश्चात्य सभ्यता की बात करेंगे या पाश्चात्य देशों की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये जो सुंदर हल्के-फुल्के डिज़ाइन, यहाँ जैसे हमारे यहाँ बहुत भारी भरकम कढ़ाइयाँ होती हैं। तो अगर आप पाश्चात्य देशों की बात करेंगे, तो वहाँ की जो कढ़ाइयाँ होती हैं वो हल्की-फुल्की होती हैं, लेकिन सुंदर होती हैं। मुग़ल कढ़ाई कला की एक अलग विशेषता है। जो मुग़ल कढ़ाई कला है, उसकी एक अपनी अलग ही विशेषता है। लखनऊ में आज भी चिकन की कढ़ाई कला के द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना कि चिकनकारी कहाँ का है? लखनऊ का। चिकनकारी क्या है? ये चिकन आपका एक
टाँका होता है, जो कि आज भी लखनऊ में प्रयोग किया जाता है। और यह मुगल कढ़ाई कला है। ये जो आप देखते हैं, चिकन कढ़ाई कला, ये मुगल कढ़ाई कला है। ऊनी कालीनों तथा गलीचों पर कश्मीरी कढ़ाई कला बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कढ़ाई कला के द्वारा कश्मीर का सौंदर्य परिलक्षित होता है। आपने वो कश्मीर की कसीदाकारी तो पढ़ा ही होगा। आपने कश्मीर की कसीदाकारी पढ़ रखा है। ये हमने चर्चा किया था जब हमने भारत के परंपरागत वस्त्रों यानी कि भारत की परंपरा कढ़ाई के बारे में चर्चा किया था, तब वहाँ पर हमने इस चीज़ के बारे में समझा था। उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। और कल भी मैंने आपको एक काम दिया था ना, बोला था आपसे कि आप जो है कढ़ाई वाला चैप्टर पढ़ कर आइएगा। जो आपने भारत के परंपरागत कढ़ाई देखे थे, आप उनको पढ़कर आइएगा, ऐसा हमने आपसे कहा था। कहा था ना? उम्मीद है कि आप सभी ने पढ़ा होगा। ये तो हमने बात कर ली कि जैसे ये जो हमारा कला है, कहने का मतलब ये जो कढ़ाई कला है, ये हमारा आज का नहीं है। आपने देखा चाहे वो मुगल की बात की जाए या कश्मीर के मतलब प्राचीन काल से लेकर अभी तक कढ़ाई का महत्व कम नहीं हुआ है। इसकी महत्ता में कमी नहीं आई है। बल्कि आप देखेंगे जैसे जो ये कढ़ाई की जाती है मशीनों के द्वारा, ये उतनी अच्छी नहीं होती है, इसमें उतनी मजबूती नहीं होती है और ना ही ये उतना ज़्यादा आकर्षक ही दिखता है। आप देखेंगे जो ये कढ़ाई की जाती है मशीनों से, जब हम अपने कपड़ों पर वो कढ़ाई वाला वस्त्र लेते हैं, तो कुछ ही दिन में कढ़ाई आपकी निकल जाती है। ठीक, कढ़ाई निकल जाती है, लेकिन जो आप हाथों से कढ़ाई करते हैं उसमें बहुत मजबूती होती है। ठीक, तो ये आपने देखा कि जो मुगल कढ़ाई कला की एक अलग ही विशेषता थी, वो आपने पढ़ा था ना, जिसमें हुक्का पीती हुई बेगम थी। बागों का ककड़ी बाग देखा था आपने फुलकारी में, याद आ रहा हो आपको। मिर्च बाग देखा था आपने, फूल बाग देखा था आपने। इसी तरह से आपने पूरे के पूरे साड़ी पर पूरे के पूरे बगीचे ही देख लिए थे। तो ये सब क्या है? ये विभिन्न प्रकार के टाँकों का उपयोग करते हुए डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक? ये तो आपने थोड़ा-सा समझा कि हम जो टाँकों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अगर आप टाँके लगाने जा रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ सामग्री ध्यान रखनी है। वैसे तो आपको पता ही है कि जो है ये धागे होने चाहिए आपके पास और ये एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप अपनी सारी सामग्री को रख सकें। आपके पास पेपर होना चाहिए, कार्बन पेपर होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए। फ्रेम वो जैसे आप सभी ने यूज़ किया होगा जो ऐसे होता है कुछ 2 गोल-गोल सा होता है, एक थोड़ा-सा छोटा, एक थोड़ा-सा बड़ा होता है। हम उसको एक के ऊपर दूसरा कस के बीच में कपड़ा लगाते हैं, फिर कढ़ाई करते हैं, उसी की बात हो रही है। साथ ही साथ ये अंगुलिस्ताना का प्रयोग किया जाता है। ये अंगुलिस्तान क्या होता है? तो जब आप कढ़ाई करते हैं, ये आपसे पूछा गया है, अंगुलिस्तान क्या है? तो जब आप कढ़ाई करते हैं, तो कढ़ाई करते समय जो सुइयाँ हैं, बार-बार सुई आगे ठेलने से अंगुली में छेद ना हो इसीलिए हम अंगुलिस्तान का प्रयोग करते हैं। और ये जो अंगुलिस्तान है, ये धातु या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। अब जब ये धातु और प्लास्टिक की बनी होगी, तो ये आपकी अंगुलियों में चुभेगा नहीं। इसे सही नाप का और चिकना होना चाहिए। अंगुलिस्तान जो होता है ये आपके दाहिने हाथ की जो मध्य उँगली होती है यानी कि मध्यमा जो होती है उसमें हम पहनते हैं और फ्रेम पर काम करते समय बाएँ हाथ की मध्य उँगली में इसको पहन लेते हैं, ठीक? तो ये थोड़ा-सा अलग था जो कि आपसे पूछा जा चुका है, तो बस थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, बाकी आपको पता ही है कि अंगुलिस्तान का आप ऐसे भी मतलब एज़्यूम कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक? और आपके पास साथ-साथ वो फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया 2 फ्रेम हुआ करता है, एक के बीच में कपड़ा रख के दूसरे को ऊपर से कस देते हैं। मार्किंग व्हील होनी चाहिए आपके पास, पिन होना चाहिए,
और टेलर चॉक होना चाहिए, नापने के लिए आपके पास फीता होना चाहिए, कोई जो डिज़ाइन वाली बुक है वो होनी चाहिए। तो कुछ ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक? अब अगर इसी में वैसे तो अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है कि किस तरह से आपका ये क्या बोलते हैं कपड़े पर डिज़ाइन उतारा जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। फिर भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि अगर डिज़ाइन को उतारना है, तो इसकी आपके पास जो विधियाँ हैं उसमें सबसे पहले कार्बन पेपर के द्वारा आप बनाते हैं। फिर गेरू से या फिर पेंसिल की कालिख के द्वारा भी इसको बना सकते हैं, मतलब जो डिज़ाइन बनाते हैं। कई तरीकों से बना सकते हैं, कोई ऐसा एक तरीका नहीं है। फिर उसके बाद इसके जो कढ़ाई की कला है ना, ये कई चरणों में होती है। हालाँकि अभी तक मुझे ये क्वेश्चन कहीं दिखा नहीं जो आपसे कढ़ाई कला के चरणों के बारे में पूछा हो, तो इसीलिए मैंने इसको जो है करवाया नहीं है। अगर आपको लगता है कि पूछ लेगा, तो फिर मैं ये आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, आप एक बार वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक? बाकी आपसे कढ़ाई कला के चरणों के बारे में नहीं पूछा है। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कला के जो विभिन्न चरण हैं, क्या उसके बारे में भी जानना है? हालाँकि बताया नहीं गया है, लेकिन आप एक बार बस ऐसे ही सुन लीजिए। जो कला के चरण होते हैं, सबसे पहले आप नमूने का चुनाव करेंगे, फिर नमूने को आप एक उतारेंगे, नमूने को वस्त्र पर उतारेंगे। पहले आप नमूने को किसी पेपर वगैरह पर उतार लेंगे, फिर आप नमूने को वस्त्र पर उतारेंगे। उसके बाद कढ़ाई करेंगे, फिर कढ़ाई पर आप इस्त्री करेंगे, उसके बाद कढ़ाई किए हुए ब्रश को धुल देंगे। बस बड़ा-सा सिंपल सा है ये। और अगर आप कढ़ाई करते भी हैं, तो इतनी साधारण सी बात आपको समझ में आ ही जाएगी। अगर ये पूछा भी जाएगा, तो आपसे नेट में ही पूछा जाएगा, ठीक? ये तो हमने ऊपर-ऊपर की बात कर ली कि क्या होती है, कढ़ाई क्यों की जाती है, कब से प्रचलन में है। अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं जो कढ़ाई के प्रमुख टाँके हैं। आपके जो कढ़ाई के प्रमुख टाँके हैं, हम ज़रा-सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कढ़ाई की कला की उत्कृष्टता बहुत कुछ टाँकों की उपयुक्तता पर भी निर्भर करती है। इसीलिए उत्तम कढ़ाई के लिए टाँकों का ज्ञान गृहिणी को होना बहुत ही आवश्यक है या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। मतलब अगर गृहिणी को कढ़ाई करना है तो उसको टाँकों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आप ये बताइए, अगर आप सिलाई कर रहे हों और सिलाई के टाँकों के बारे में आपको पता ना हो। जैसे कल हमने टाँकों के बारे में बात किया था ना, अगर आप होम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी आपको इन टाँकों का ज्ञान होता है। हाँ, नाम नहीं पता होगा, इतना हो सकता है, लेकिन हर टाँके का प्रयोग जो कल आपने देखा था, उस सिलाई में आप इन टाँकों का प्रयोग करती ही हैं। तो जो गृहिणी है या जो भी व्यक्ति है कढ़ाई कर रहा है, तो उसको टाँकों के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ टाँके सिलाई में काम आते हैं और कुछ आपके कढ़ाई में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका सादा टाँका हो गया, बखिया हो गया, हेरिंगबोन हो गया, बटन बटन होल स्टिच हो गई, ये सारे टाँके आपके प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ को हम जो है सिलाई में उपयोग कर लेते हैं और कुछ को आपके कढ़ाई में उपयोग कर लेते हैं। अब ये ऐसा नहीं होता है कि आपको अलग से सिलाई, कढ़ाई का टाँका पूछा जाता है। बस आप सिलाई में प्रयोग करते हैं टाँके, वो टाँके आपके कढ़ाई में भी प्रयोग होते हैं। ऐसा अभी तक मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा कि अलग से पूछा हो कि ये इनमें से कौन-सा सिलाई का टाँका है या कौन-सा कढ़ाई का टाँका है। हाँ, अलग-अलग कढ़ाई में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये आपसे पूछा गया चिकनकारी का टाँका कौन-सा है? या आपसे पूछा गया कि जो है ये कर्नाटक की जो कसूती है, उनमें किन टाँकों का प्रयोग होता है? हाँ, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि जो आपसे कढ़ाई बोली गई है उसको पढ़कर आइएगा। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा। संडे को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उन सारे टाकों को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, ठीक? ये तो आपने देखा कि
जो हमारी कढ़ाई है उसमें हम किन टाँकों का प्रयोग करते हैं। अब ये जो आपके कढ़ाई के टाँके हैं ना, ये कोई 1, 2, 4, 6, 10, 20 टाँके नहीं हैं, ये बहुत टाँके हैं। मतलब आप इन्हें काउंटिंग ऐसे ही करते रहिए, तो ये कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के कढ़ाई के टाँके होते हैं। हाँ, किसी स्पेशल स्टेट की कढ़ाई का नाम दे दिया गया या कोई ऐसी कढ़ाई दे दिया गया, उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सी जो है कढ़ाई का उपयोग या टाँके का उपयोग इस कढ़ाई में किया जाता है, ठीक? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे कभी अलग से ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सी कढ़ाई के टाँके हैं या कढ़ाई के टाँके कितने प्रकार के होते हैं। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, ये कितने प्रकार नहीं पूछे जाएँगे क्योंकि ये जो 1, 2, 4, 6 प्रकार के नहीं होते हैं। ये हो गया यानी कि टाँके हो गए आपके, कढ़ाई हो गई आपकी, पॉकेट हो गए आपके, स्लीव्स हो गए आपके, कॉलर हो गए आपके, डॉट्स हो गए आपके, टस्क हो गए आपके। ये सारी चीज़ें कितने प्रकार की होती हैं, ये कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक? अब हम देख लेते हैं कुछ टाँकों के नाम। हालाँकि ये टाँके आपने कल भी पढ़े थे। सादा टाँका, बखिया टाँका, ये सारी चीज़ें आपने कल भी देखी थी लेकिन सिलाई में देखी थी। आज हम बात करते हैं कि ये किस तरह से कढ़ाई में उपयोग किए जाते हैं, ठीक? सबसे पहले हम बात करेंगे सादा टाँका। तो जो ये सादा टाँका कढ़ाई है, सादा टाँका कढ़ाई में किसी विस्तृत क्षेत्र की कढ़ाई से भरने के काम आता है। ये जो आपका सादा टाँका है, ये किसी विस्तृत क्षेत्र की जो कढ़ाई होती है उसको भरने का काम आता है। इसमें जो कढ़ाई है वो हल्की-हल्की दिखाई देती है, ठीक? ये बिल्कुल आपकी सादा टाँका होता है। दूसरा है आपका बखिया। तो ये बखिया के बारे में भी कल आपने पढ़ा था। बखिया क्या है? इसी बखिया को हम बैक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बैक के नाम से जानते हैं, बैक स्टिच। ये जो आपका बखिया है, बखिया फूल पत्तियों के डिज़ाइन में टहनियाँ बनाने के काम आता है या फिर फूलों आदि को बाह्य आकृति देने के ये काम आता है। तो ये जो आप कढ़ाई में बखिया का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? तो पत्तियों के डिज़ाइन में टहनियाँ बनाने के काम में आता है और साथ ही साथ फूल आदि के जो बाह्य आकृति होते हैं, उनको देने के ये काम में आता है। तो आपने सादा टाँका देखा, आपने बखिया के बारे में समझा। और अगर हम बात करें इसी के आगे तो आता है आपका हियरिंग नहीं है, ये आपका हियरिंग नहीं है, हेयरिंग है आपका। ये क्या है आपका? कल भी आपने देखा था, कोई बात नहीं। ये आपका हो गया हेरिंग बोन स्टिच। क्या है? हेरिंग बोन स्टिच है। हेरिंग बोन स्टिच की कढ़ाई में भी बहुत उपयोगिता है। मतलब इसकी कढ़ाई भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपने देखा था 2 कपड़ों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते ही करते हैं। इसी के साथ अगर हम सजावट यानी कि डिज़ाइन की बात करें, सॉरी कढ़ाई की बात करें, तो 2 कपड़ों को जोड़ने के अतिरिक्त ये बॉर्डर आदि की सजावट का भी काम लिया जाता है, इसे काम में आता है। ये जो आप बॉर्डर पे कढ़ाई वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए ये काम में आपका हेरिंगबोन स्टिच को काम में लिया जाता है। अगला है बटन होल स्टिच। ये क्या है? तो ये बटन होल जो स्टिच है, ये किनारे मजबूत करने के लिए या फिर कटवर्क की कढ़ाई के लिए किया जाता है। ये कटवर्क जैसे जब आप ये बहुत आम तौर पर आपने लहंगे में भी देखा है, साड़ी में भी देखा है, सूट में भी देखा है, ये कटवर्क आपने, ठीक? कुछ इस तरह से होता है डिज़ाइन आपका कटवर्क का, तो उसमें आप बटन होल स्टिच जो है आपका इसका प्रयोग करते हैं। ये किनारों को मजबूती देने के लिए जो आपके जैसे ये साड़ी हो गया तो इस किनारे को मजबूती देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ-साथ कटवर्क की कढ़ाई के काम में भी आता है। तो ये आपने जो कल देखे थे 3-4 में जो अभी-अभी आपने देखे सादा टाँका, बखिया, हेरिंगबोन और बटन होल स्टिच ये कल आपने देखा था। अब हम वो पढ़ेंगे जो हमने कल नहीं देखा था।
सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये आपको इंग्लिश में दिया गया है इसको इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको हिंदी नहीं ढूँढना है। ये आपको आएगा, जैसे ये चैन है तो चैन ऐसे ही आपका हो जाएगा चैन स्टिक, या ऐसे ही ये चेन स्टिक आ जाएगा। इसमें आपको कोई हिंदी या जंजीर टाँका ऐसा कुछ लिख के नहीं मिलेगा। तो पहला टाँका आप देखेंगे चेन स्टिच, इसको ऐसे ही याद रखिएगा चेन स्टिच, ठीक? यह टाँका अत्यंत सरल होता है। इस टाँके इस टाँके को बनाने के लिए सुई को कपड़े से नीचे से ऊपर निकाल कर धागे का फंदा बनाकर उसे फंदे के बीच में से सुई निकालें, फिर धागे से बने फंदे में पूरे सुई डालकर चेन की भांति इसको बनाया जाता है। ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, इसे आप सुई करिएगा, ठीक? तो ये करते क्या हैं, ये जो आपका चेन स्टिक होता है, ये बहुत ही सरल होता है। इसमें टाँके को बनाने के लिए सुई को कपड़े के नीचे से ऊपर निकाल कर धागे का फंदा बनाकर उसे फंदे के बीच में से सुई निकालें, फिर धागे से बने फंदे को पूरी सुई डालकर चेन की भांति बना लेते हैं। तो यही आपका चेन स्टिक होता है। नाम आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, बाकी ये इम्पोर्टेंट वहाँ पर होता है जब आप कढ़ाई पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, बाकी आप सिर्फ़ टाँके का नाम ध्यान रखेंगे। अगला है आपका क्रॉस स्टिच। अब ये क्रॉस स्टिच क्या है? तो क्रॉस को क्रॉस ही ध्यान रखिएगा, ठीक? क्रॉस स्टिच मोटे सूत के कपड़े जैसे कि दुसुत्ती हो गया आपका, केसमेंट हो गया, इन सब पर बनाई जाती है, क्योंकि यह धागा गिन-गिन कर बनाया जाता है। ये आपने बहुत ज़्यादा मेज पोश में देखा होगा, जो हम धागे को गिन-गिन कर दुसुत्ती कढ़ाई करते हैं, उसी की बात हो रही है। कुछ इस तरह से क्रॉस स्टिच बनता है आपका, तो उसमें किसी भी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं, लेकिन टाँका आपका इसी तरह से लगता है क्रॉस की तरह, ठीक? तो ये आपका होता है क्रॉस स्टिच। इसी में आप धागे को गिन-गिन कर, या जो धागा होता है उसे गिन-गिन कर कढ़ाई आप करते हैं। अगला आता है आपका स्टेम स्टिच, यानी कि उल्टा बखिया। अब उल्टा बखिया क्या होता है, या जो उल्टा टाँका लगाया जाता है वो। अगर यदि कपड़े पर हाथ की बखिया करें तो उल्टी ओर जो टाँका उभर कर आता है वही आपका उल्टी बखिया होता है। कढ़ाई काटने के लिए, यानी कि कढ़ाई करने के लिए इस प्रकार से बनाते हैं कि बखिया को जो उल्टा भाग है वो ऊपर, यानी कि अर्थात ये आपका सीधी तरफ आए, सीधी ओर में बने। इसमें जैसे डंडियाँ हो गई या फिर फूलों आदि को जो आउटलाइन होता है उसको बनाने के लिए आप उपयोग में लाते हैं। कौन-सा? ये जो आपका उल्टा बखिया है, ठीक? तो इसे काटने के लिए आप इस प्रकार से बनाते हैं कि बखिया आपका उल्टा भाग ऊपर, यानी कि सीधी ओर में बने, और इसका इसका उपयोग आप करेंगे डंडियों या फिर फूलों में आउटलाइन को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला जो हमारा टाँका है वो है आपका रोप टाँका, यानी कि रोप स्टिच, इसी को आप रोप टाँका के नाम से भी जानते हैं। रस्सी टाँका आप इसका नाम मत रखिएगा कि हम इसको रस्सी टाँका के नाम से जानें। ये आपका रोप स्टिच है, रोप स्टिच के नाम से ही जानिएगा, या फिर रोप टाँका बोल सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो आपका रोप टाँका होता है, यानी कि जो आपका रोप स्टिच है, यह टाँका भी मोटी डंडियों को बनाने के लिए काम आता है। जैसे जो आप डिज़ाइन बनाते हैं, फूल वगैरह बनाते हैं, तो फूल में जो मोटी डंडियाँ बनाई जाती हैं, वो रोप स्टिच के द्वारा ही बनाई जाती हैं, या आप रोप स्टिच के उपयोग से मोटी डंडियों को बनाते हैं। अब इसे बनाने के लिए समान दूरी पर 2 लाइन बनाकर, जैसे इधर और इधर ये समान दूरी पर 2 लाइन बनाएँगे, फिर सुई को ऊपर की लाइन से घुसाकर नीचे की ओर कुछ तिरछा रुख ले लेते हैं। मतलब कुछ इस तरह से ये जो डिज़ाइन बनती है आपने देखा हो, ये इस तरह से जो डिज़ाइन बनती है 2 लाइनों के बीच में, वो आपका होता है रोप स्टिच, ठीक?
तो ये आपने देखा करीब-करीब आपने 3 या 4 स्टिच के बारे में देख लिया जो कि कढ़ाई के टाँके थे। ठीक? अगला आ जाता है आपका बुलियन होल स्टिच जिसे हम काज का टाँका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम काज का टाँका कहते हैं और इस टाँके को बिल्कुल काज की तरह बनाया जाता है या काज बनाने की तरह ही हम इस टाँके को भी लगाते हैं। बड़े-बड़े नमूने हो गए या फिर जो पैच वर्क होता है पैच वर्क में इस टाँके का प्रयोग हम काढ़ने के लिए किया जाता है या जो हमारे बड़े-बड़े नमूने बनाए जाते हैं, पैच वर्क किए जाते हैं, उनमें हम बुलियन होल स्टिच का उपयोग करते हैं और ये कैसे बनाया जाता है? तो ये आपका बिल्कुल जैसे काज बनाया जाता है, काँच का टाँका लगाया जाता है, वो होता है। अगर किसी को काँच का टाँका नहीं समझ में आ रहा है, तो जो वो बटन होता है, जैसे शर्ट में या ब्लाउज़ में जो बटन लगता है, बटन को जिसमें बंद करते हैं, वही होता है आपका काज। तो ये उसी की तरह से ये डिज़ाइन बनाने के काम में आता है। अगला है आपका फेदर स्टिच। अब ये फेदर स्टिच क्या है? तो ये आपका जो फेदर स्टिच है, यह टाँका देखने में कुछ-कुछ आपकी खुली चैन स्टिच सा प्रतीत होता है। ये जो आपका ओपन चैन स्टिच है, उसकी तरह कुछ-कुछ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इसे खुले चैन स्टिच के नाम से भी जानते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका फेदर स्टिच है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो ओपन चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। और ये टाँका बहुत ही सरल उपयोगी होता है। ये आपका इकहरा और दोहरा टाँका भी बनता है। इसी से इसे हम सिंगल फेदर या फिर डबल फेदर स्टिच के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो टाँका बनता है वो इकहरा और दोहरा दोनों ही बन जाता है। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे सिंगल फेदर या फिर डबल फेदर स्टिच के नाम से जानते हैं। इसे चैन की भांति दिशा बदल-बदल कर बनाया जाता है। जो आपका डबल फेदर है, डबल फेदर में 2 टाँके के बाद दिशा बदलकर फिर 2 टाँके बनाए जाते हैं। ठीक? ये आपने क्या देखा? फेदर स्टिच। मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, आप ये टाँकों का नाम ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछे जाते हैं। बस आप जब अलग-अलग जो परंपरागत कढ़ाई हैं, उनमें इन टाँकों का प्रयोग किया जाता है, तो आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक? अगला है आपका फ्लाई स्टिच। अब ये फ्लाई स्टिच क्या है? तो फ्लाई स्टिच जो है आपका, इस टाँके को बनाने के लिए एक बार डिज़ाइन के दाहिनी ओर फिर बाईं ओर बनाया जाता है। दाएँ-बाएँ टाँके को आप इच्छानुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन हर बार टाँकों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। मतलब पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बड़ा-बड़ा टाँका बनाना है या फिर छोटा-छोटा टाँका बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप बड़ा बना लिए, फिर आप छोटा बना लिए, फिर आपका मन हुआ आप बड़ा बना लिए, फिर आपका मन हुआ आप छोटा बना लिए। हाँ, बस इतना है कि आप इसे अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन आप बीच में अपने मूड के हिसाब से नहीं बना सकते हैं। ये आपका होता है फ्लाई स्टिच। अगली बात करें हम जो हमारी अगली स्टिच है, वो है लेज़ी डेज़ी स्टिच। क्या है? लेज़ी डेज़ी स्टिच। अब ये क्या है? तो ये जो आपका टाँका है यानी कि जो लेज़ी डेज़ी स्टिच है, ये टाँका अत्यंत ही सरल और सभ्यता का टाँका है। ये बहुत ही आपका सरल और सभ्य टाँका माना जाता है। हल्की-फुल्की डिज़ाइनों के लिए ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें फूल, पत्तियाँ ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसे चैन स्टिक की तरह ही या अलग-अलग या फिर आप मिलाकर बना सकते हैं या बनाया जाता है। ठीक? तो ये जो आपका लेज़ी डेज़ी स्टिच है, ये क्या है? लेज़ी डेज़ी जो स्टिच है आपका, ये बहुत ही सरल और एक प्रकार से सभ्य माना जाता है, ठीक? और इसका आप किसकी तरह आप इससे फूल बना सकते हैं, आप इससे हल्की-फुल्की डिज़ाइनें जो होती हैं उसको बना सकते हैं। ये आपका हो जाता है क्या?
लेजी डेजी स्टिच। अगली स्टिच की अगर हम बात करें तो अगली स्टिच आपकी आ जाती है फ्रेंच नॉट स्टिच। नॉट यानी कि आपको समझ में ही आ रहा होगा कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, गांठ की बात कर रहे हैं। अब अगर हम गांठ की बात कर रहे हैं तो ये आपका ये टाँका सुई में धागा लपेट कर बनाया जाता है। नॉट बनाना है यानी कि हमें गांठ बनाना है। तो ये जो टाँका है आपका, ये टाँका सुई में धागा लपेट कर बनाया जाता है। पहले सुई को कपड़े के नीचे से थोड़ा-सा ऊपर निकलने फिर कपड़े के साथ वाले धागे को 4 से 6 या फिर 8 बार लपेट कर अंगुली से थोड़ा सीधा कर सुई ऊपर निकाल लें और सुई को पुनः इस छिद्र से अंदर करें तथा थोड़ा कस लें, एक सुंदर सी गाँठ बनती है। और ये गाँठ क्या होती है? यही आपकी डिज़ाइन होती है। यानी कि प्रत्येक बार सुई एक समान लपेट लगाने से एक से अधिक समान गाँठें बनाई जाएँगी। यानी कि आपने जितनी बार पहली बार लपेट लिया है, उतनी बार ही आपको बाद में भी लपेट लेना है ताकि जो गाँठें बने, वो बिल्कुल समान बने, छोटी-बड़ी ना बने। यदि दोहरे रंग के धागे से पहले छोटी गांठ फिर उससे बड़ी लाइन से आप गांठों के चारों ओर बराबर बराबर लपेटी जाए तो एक सुंदर सा उभरा हुआ फूल बन जाता है। जैसे आपको दो रंगीन ये धागों से डिजाइन बनाना है। आपने सबसे पहले एक नॉट लगाया छोटा सा, आपने एक छोटा सा नॉट लगाया यानी कि एक छोटा सा गांठ लगाया। अब इसी के चारों तरफ लाइन से आपने ऐसे छोटे-छोटे नॉट और लगा दिए, तो आपका ये चारों तरफ क्या हो गया, फूल बन गया। यही फूल आपका एक सुंदर नमूना बन जाता है। अरे! आपने वो गाँठ वाला डिज़ाइन ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको डिफ़रेंट ये जो टाँके हैं हमारे, मैं उनको भेज दूँगी जो कढ़ाई में आपके प्रयुक्त होते हैं, जिनका उपयोग हम ये कढ़ाई में करते हैं। तो आप वहाँ से भी जब देखेंगे टाँकों को और नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या इसमें बोला जा रहा है। ठीक? अगला जो हमारा फ़गोटिंग स्टिच है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं फ़ैगोटिंग स्टिच। यह टाँका जो है आपका, यह टाँका 2 कपड़ों को जोड़ती भी है और कपड़े पर बना हुआ सुंदर बहुत सुंदर लगता भी है। ये आपके कपड़ों में 2 कपड़ों को जोड़ने का कार्य करती है, साथ ही साथ ये आपका एक जो नमूना बनकर आता है, वो बड़ा ही सुंदर होता है। कपड़े के दोनों ओर तथा मध्य में टाँके बराबर से होने से भी यह सुंदर लगता है। जैसे जब कपड़े में आप एक बराबर से टाँके लगाते हैं, टाँके आपके वो देखने में सुंदर लगते हैं और यह टाँका भी बहुत आसानी से, बहुत सरलता से लगाया जाता है। ठीक? ये था आपका फ़ैगोटिंग स्टिच। अब हम बात कर लेते हैं आपके हेरिंगबोन स्टिच की। हेरिंगबोन स्टिच क्या है आपका? तो शायद कल भी आपने इसके बारे में पढ़ा था। हेरिंगबोन स्टिच क्या है? तो कपड़े में यथास्थान कपड़े में यथास्थान सुई से छोटा टाँका लेते हुए सुई को कपड़े में फँसा रहने दिया जाता है। फिर सुई की होल वाला धागा सुई पर 8 से 10 या फिर 15 से 20 बार इच्छा अनुसार, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको डिज़ाइन बनाना हो, सुई को लपेट लिया जाता है। ठीक? सुई सुई लपेटकर सुई निकाल दी जाती है, जिससे एक गोल-गोल लंबी-सी धागे की आकृति बन जाती है और प्रथम छिद्र से कुछ दूरी पर सुई निकाल ली जाती है। ये आपका जो बुलियन स्टिच होता है, ये आपका फ्रेंच नॉट की तरह ही दिखाई देता है और अभी-अभी आपने फ्रेंच नॉट के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं आपको जो टेलीग्राम पर फिगर भेजूँगी उसमें आपको नाम भी दिखेगा, तो आप एक बार ज़रूर उस फिगर को अच्छे से देखिएगा। जब आप फिगर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा।
अगला है आपका बस यही शायद आपका बुलियन स्टिच तक ही था। बाकी आपके पास और कई स्टिच बचते हैं, जैसे कि रोमानियन स्टिच होता है आपका, काउचिंग स्टिच होता है आपका, डबल नॉट भी होता है आपका। जैसे आपने अभी एक फ्रेंच नॉट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आपका डबल नॉट होता है, यानी कि दोहरी गाँठ जो हम बोलते हैं, वो होता है। इसी के साथ-साथ आपका ब्लैंकेट स्टिच भी होता है, फ्रेंच नॉट होता है। फ्रेंच नॉट तो अभी शायद आपने पढ़ा था ना? तो इस स्टिच में जो आपके अधिकतर जो फूलों के मध्य भाग होते हैं, मध्य भाग में जो पराग होता है, उसको बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। इसी के साथ-साथ जो कशीदाकारी के सौंदर्य में वृद्धि लाने के दृष्टिकोण से भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्रॉस स्टिच के बारे में आपने पढ़ा ही पढ़ा। तो इसी तरह से आपके कई स्टिच होते हैं, लगभग आपके बुकों में तो पचासों अगर आप देखेंगे, कढ़ाई, सिलाई, ये सब मिलाकर आपको पचासों स्टिच के नाम मिल जाएँगे। तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगी। कई करीब-करीब मैं आपको 2-4 पिक तो भेज ही दूँगी, जहाँ पर आपको अच्छे से स्टिच के नाम दिए गए होंगे, स्टिच का नाम आपको दिखाई देगा, साथ ही साथ कढ़ाई भी वहाँ पर की होगी, जो स्टिच लगाए गए हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएँगे, तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँगे। आपको मैंने कढ़ाई के बारे में पढ़ के आने के लिए बोला था। तो यहाँ पर तो मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछूँगी नहीं, बस 2-4 पूछ लेते हैं। जैसे जैसे कांथा आपका कहाँ का है? चंबा रुमाल कहाँ का है? कशीदाकारी कहाँ की है? ये आपका जो है कसूती कहाँ का है? ये 4-5 जो आपके कह सकते हैं कि जो 4-5 प्रमुख प्रमुख कढ़ाई हैं, आप इनके नाम एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा। और जो भी आपने परंपरागत कढ़ाई के बारे में पढ़ा है, उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो संडे को हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। हमारा जो टाँके का टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। कल आपने सिलाई के टाँकों के बारे में समझा था, आज आपने कढ़ाई के टाँकों के बारे में समझा। उम्मीद है कि ये टाँके कुछ न कुछ तो आपको समझ में आए ही होंगे। बाकी आपने जब कढ़ाई देखा था तो वहाँ पर आपने देख लिया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब सिर्फ़ आपको कढ़ाई का नाम दे दिया जाता है और वहाँ पे कौन-कौन सी कढ़ाई में उस कढ़ाई में किन-किन टाँकों का उपयोग किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक? तो उम्मीद है कि आपने उसको पढ़ा होगा और ये भी आपको समझ में आया होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने कौन-कौन से स्टिच को देखा है। हमने जो नाम देखा है, सिर्फ़ हम नाम को एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने देखा है बुलियन स्टिच, इसी के साथ-साथ आपने हेरिंगबोन स्टिच का नाम सुना है। अगर कुछ नहीं लिखना है तो बस आप इन स्टिच का नाम नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसी के साथ आपने फैगोटिंग स्टिच का नाम सुना है। क्या सुना है? फैगोटिंग स्टिच आपने देखा है और आपने देखा है फ्रेंच नॉट स्टिच। फ्रेंच नॉट या फिर ये आपसे डबल नॉट पूछा जाए, ये आपके स्टिच ही हैं, चाहे डबल नॉट के हों या फिर फ्रेंच नॉट हों, ठीक? ये नॉट वाला आपसे पूछा जाता है। वही जो गाँठ बनाकर डिज़ाइन बनाई जाती है, वही आपका फ्रेंच नॉट या फिर नॉट स्टिच होता है, ठीक? इसी के साथ आपने देखा था लेज़ी डेज़ी स्टिच के बारे में समझा था आपने, फ्लाई स्टिच को भी आपने देखा था। इसी के साथ हमने फेदर स्टिच की बात की थी, साथ ही साथ बुलियन होल स्टिच यानी कि जो आपका काज का टाँका है, उसके बारे में आपने समझा था। और ये काँच के टाँके जो लगते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी ने देखा है काँच के टाँके कैसे लगते हैं।
इसी के साथ साथ आपने रोप स्टिच के बारे में समझा था और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर रोप दिया गया है, चाहे रोप दिया गया है, केबल दिया गया है, हैरिंग बोन स्टिच दी गई है, डबल नॉट स्टिच दी गई है, फ्लाई स्टिच दी गई है या फिर सीड स्टिच दी गई है, तो आप इनको ऐसे ही ध्यान रखेंगे। ठीक, इसी के साथ आपने देखा है स्टेम स्टिच यानी कि उल्टा बखिया, क्रॉस स्टिच, चैन स्टिच, आपने साथ ही साथ बटन होल स्टिच और आपका हैरिंग बोन स्टिच और आपने बखिया देखा और साथ ही साथ आपने सादा टाका के बारे में बात किया। तो ये इतना हमने समझा, टाके जो हमारे कढ़ाई में प्रयुक्त होते हैं हमने उनके बारे में समझा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।